हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन या फिर अदर एसएससी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी के अंदर साइंस में जो बायोलॉजी हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत पाचन तंत्र व हार्मोन्स के बारे में आज हम टॉप इसके 40 एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है पाचन तंत्र। जब हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर पाचन तंत्र कैसे होता है या पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र के जो होता है कि हम बोल देते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र एक ऐसा अंग है जिसमें हम जो भी खाते हैं, जो जैसे दाल रोटी खाए, चावल खाए, जो भी खाते हैं उसका पाचन होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम दाल रोटी खाते हैं तो हमारे भोजन में दाल रोटी जाती हो और ऐसे ही निकल जाती, उसका भी पाचन हो जाता है। तो पाचन होने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं, या उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अंग, पूरा व्यवस्थित रूप से एक अंग होता है। तो वो जो अंग होता है उस अंग के बारे में या उसमें मिलने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं जिनका यूज़ होता है हमारी बॉडी में, उसे जो कार्बनिक अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने के लिए। तो जो पाचन की परिभाषा होती है वो ये होती है कि जो भी हम कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणुओं को खाते हैं या जो भी जटिल कार्बनिक अणु हैं उन्हें हमारी बॉडी के अंदर सरल अकार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये पाचन कहलाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र का जो अंग होते हैं, तो जो भोजन होता है हम सबसे पहले मुख में ग्रहण करते हैं। तो मुख में जब हम भोजन को रखते हैं तो मुख में कहीं ना कहीं भी कुछ पाचन होता है। मुख में जीभ होती है, दांत होते हैं। तो जीभ जो होती है वो भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। लार जो मिलती है, जैसे पॉइंट है कि लार, तो लार में लार ग्रंथियाँ, मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसके द्वारा लार निकलती है और लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगी। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। जो स्टार्च होता है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि मुंह में हमारे जो क्वेश्चन बनता है कि किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं मुख से आगे, तो यहाँ पर जो गले के पास हमारी होती हैं दो पाइप पाई जाती हैं। एक होती है हमारी श्वास नली, दूसरी भोजन नली। तो श्वास नली से श्वास अंदर जाती है और भोजन नली से भोजन अंदर जाती है। तो ये फेरिंग्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर आगे जो पाइप नुमा संरचना होती है जिसके गले में जब अंदर जाती है तो ये ग्रसनी होती है। फिर जब हम ग्रसनी के आगे बढ़ते हैं तो एक संरचना होती है जो कि जे आकार में पाई जाती है, जो जे शेप में पाई जाती है जो संरचना, वो हमारी अमाशय कहलाती है। अमाशय जो हमारा होता है वो जे आकार का होता है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमारी संरचना दिख रही है ये हमारी अमाशय कहलाती है, जो कि पेट, इसमें HCl निकलता है और HCl जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है और इसी में प्रोटीन का भी पाचन होता है। दूसरी साइड हमारा यकृत है। दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो यकृत है। यकृत के बारे में जब हम देखते हैं तो यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है हमारी बॉडी की। इसमें पित्तरस बनता है। पित्तरस बनता तो है यकृत में, लेकिन जो इसका संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है, जो कि एक हरा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको। ये पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है। फिर दूसरे साइड, उसी की अपोजिट साइड हमारी एक और ग्रंथि होती है जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि से जो रस निकलते हैं तो उसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। फिर जब आगे आते हैं, भोजन जब अमाशय से होता हुआ आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो कि हमारी बॉडी का सबसे लंबा भाग होती है और इसमें भोजन का अवशोषण होता है। आंशिक नहीं कहा जाए तो अधिकांश भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। फिर जब भोजन छोटी आंत से आगे बढ़ता है तो हमारी बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाता है उसके बाद बड़ी आंत में, इसमें भोजन का जो अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन जो बचता है जल, हमारा जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। फिर आगे जब सभी जितनी भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका जब अवशोषण हो जाता है तब भोजन हमारा वेस्ट मटेरियल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। फिर हमारी एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। आप बड़ी आंत में नीचे की तरफ देखेंगे तो एक छोटी सी निकली हुई अपेंडिक्स होती है जिसे हम अवशेषी अंग के रूप में देखते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में देख लिया, काफ़ी कुछ देख लिया, समझ लिया। और अब आगे हम इसमें निकलने वाले एंजाइम होते हैं
कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से नहीं निकलते हैं, तो इसके बारे में जब हम आगे चलकर देखते हैं तो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। जो हमारा इसका क्वेश्चन है पहला कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो अमाशय, छोटी आंत, मुख या फिर बड़ी आंत। तो इसका आंसर जो हमारा है वो मुख में, भोजन का जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुख में स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज या फिर टाइलिन। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो एमाइलेज पाया जाता है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो होती है वो हमारी यकृत होती है, जो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो हमारे यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि पित्तरस का संग्रहित कहाँ होता है। तो पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है, निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो मुख में, अमाशय में, बड़ी आंत में या फिर मलाशय में। तो मलाशय में मल जो वेस्ट मटेरियल एकत्रित होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, मुख में स्टार्च का पाचन होता है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं अमाशय के बारे में, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। तो अभी बताया कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे पहला पाचन होता है वो मुख में होता है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में रहता है। और स्टार्च जो होता है जब इसका पाचन होता है तो ये माल्टोज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो वसा का जो पाचन होता है वो मुख्यतः मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो वसा का पाचन जो होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अमाशय और छोटी आंत के बीच में जो हमारी ग्रहणी पाई जाती है, ग्रहणी में आकर के अग्नाशयी रस मिल जाता है और वहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो वसा का पाचन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो भी छोटी आंत ही होती है और इसकी लंबाई होती है 6 मीटर लगभग। इसका आंसर रहेगा 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा होता है। अभी आया कि सबसे लंबाई किसकी होती है सबसे ज़्यादा, फिर सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, वो भी छोटी आंत ही होती है, जो कि आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो पेप्सिन वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर विटामिन का। तो पेप्सिन जो होता है इसका आंसर हमारा रहेगा प्रोटीन का पाचन करता है। इसके पहले अक्षर उपाशय है और इसका प्रोटीन। कई बार हम भूल जाते हैं, आता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है या फिर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो उसके नाम से आगे देख सकते हैं आपकी पेप्सिन में भी पा है और प्रोटीन में भी पा है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है वो अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, अग्नाशयी रस को। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन होता है, एक पेप्सिन होता है, दूसरा एमाइलेज होता है। ये तीनों एंजाइम जो निकलते हैं, सॉरी एमाइलेज नहीं, लाइपेज होता है, ये तीनों एंजाइम पूर्ण पाचक एंजाइम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है। जो पाचन का अधिकांश भाग होता है कहाँ पूरा होता है, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में। तो हमेशा इसका आंसर जो रहने वाला है वो छोटी आंत में। पाचन का जो अधिकांश भाग पूरा होता है वो छोटी आंत में पूरा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो भोजन का जब अवशोषण होता है तो अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मलाशय में। तो मलाशय जो होता है इसमें भोजन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और जिसमें HCl नामक जो अम्ल निकलता है। जो इसका आंसर रहेगा वो आंसर जो इसका रहने वाला वो है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अधिकांशतः पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है। जब छोटी आंत की हम संरचना देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो उसके अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। जो उंगली नुमा संरचना होती है उसी के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है या ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो वो जो विली नामक संरचना होती है उसी के द्वारा छोटी आंत के अंतर्गत भोजन को अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा विली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन पाचन, जल का अवशोषण करना, वसा का पाचन या फिर लार बनाना। तो इसका आंसर रहेगा जल का अवशोषण करना। जो बड़ी आंत में होता है वो जल का अवशोषण होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है
वसा का छोटी आंत में हो जाता है, लार जो होता है वो मुख में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जिसे हम HCl कहते हैं, तो HCl कहाँ बनता है? तो इसका आंसर रहेगा आमाशय में, जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, 32। जबकि एक शिशु होता है या बच्चा होता है तो उसके अंदर जो दांतों की संख्या है वो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग। एक क्वेश्चन होता है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, तो वो छोटी आंत होती है जो कि लगभग 6 मीटर की होती है। लेकिन सबसे चौड़ा भाग जब पूछा जाए तो वो अमाशय होता है, जो कि जे शेप में पाया जाता है, कुछ इस आकृति में पाया जाता है, जे शेप में होता है अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है लाइपेज। लाइपेज वसा का इमल्सीकरण करता है, जिसमें इमल्सीकरण में वसा की जो बड़ी बूंदें होती हैं वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपर किसकी परत पाई जाती है? जो दांत होते हैं हमारे मुख में पाए जाते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनके ऊपर जो एक परत पाई जाती है, आप देखते होंगे कि हल्के पीले रंग की एक परत पाई जाती है, तो वो किसकी बनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी खुद करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, जिससे कि जितनी वीडियो भी आप लोग बनाऊँ मैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आगे चलते हैं, अब इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो हमारा रहने वाला है हार्मोन्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो मेरा थंबनेल है उस पर भी लिखा है कि पाचन व हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन। तो पाचन का क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम हार्मोन्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जब हार्मोन्स के क्वेश्चन देखते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो वो हमारी रहने वाली है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये इसका आंसर अग्नाशय ग्रंथि ना होकर के जो होगा वो होगी थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होगी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये मटर के दाने के जैसा इसका आकार होता है। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। बाकी जितने भी ग्रंथियां हैं उन सभी पर ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे मैं कह रही हूँ कि वो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। आगे चलते हैं, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय से, एड्रिनल से, या फिर पिट्यूटरी से। तो कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा अग्नाशय से। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। इसका आंसर रहेगा मधुमेह। घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन वृद्धि हार्मोन्स की कमी से। रिकेट्स की जो नामक बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जो थायरॉक्सिन होता है इसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल एड्रिनलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल हार्मोन्स जो निकलता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इसका आंसर है एड्रिनल। कि कुछ जो ग्रंथियां और उसके हार्मोन्स है वो मिलते जुलते हुए हैं, एक ही जैसे नाम होते हैं, तो वो एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनलिन हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जो इसका नाम है वो आपातकालीन हार्मोन्स इसे कहा जाता है, क्योंकि ये परिस्थितियों में के अकॉर्डिंग सिक्रीट होता है। अगर भागने या डरने की परिस्थिति या खुश होने की परिस्थिति, जैसी भी स्थिति होगी उस अनुसार ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन्स जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो कि हमारी गले में पाई जाती है, और कुछ एच शेप में ये होती है, कुछ इस प्रकार से ये ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी अगर हो जाए, वृद्धि हार्मोन जैसे नाम ही होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो बढ़ने वाला हार्मोन जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात इंसान बढ़ नहीं पाएगा, तो इसमें जो रोग होगा वो होगा बौनापन। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती तो इंसान विशालकाय या बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे एक इंसान की मिनिमम हाइट 6 से 7 मीटर तक होती है, सॉरी 6 से 7 मीटर हाँ होती है, और फिर जब उस वृद्धि हार्मोन्स की
अधिकता हो जाएगी तो वो कम से कम 8-9 मीटर लंबा या फिर कितना भी हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही कम हो जाए तो व्यक्ति 2-3 फीट 4 फीट इस तरह का रह जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो पीनियल ग्रंथि, एड्रेनल, थायराइड या फिर थाइमस। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? ये भी देख सकते हैं कि आप नाम से ही मैच हो रहा है। पैराथार्मोन्स जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो प्रसव पीड़ा में सहायता करता है। प्रसव जब होता है एक बच्चे की, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी करने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन किस में अधिक पाया जाता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे संबंधित है? तो ये महिला जनन तंत्र से या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो नाम से पता चलता है थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है उसका संबंध जो होता है वो रक्त में कैल्शियम नियंत्रण में होता है। जब हम आगे देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है हार्मोन सीधे किसमें स्रावित होता है? तो हार्मोन सीधे जो स्रावित होते हैं वो रक्त में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा भाग होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। हो सकता है मैंने शायद पिछले क्वेश्चनों में कराया भी है इसी वीडियो में। तो और मैंने फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि मैंने ना आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने एक मैराथन करवाई जिसमें मैंने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए। जितने भी टॉपिक्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग वहाँ से चाहे तो सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं है। तो आप लोग अब ये वाला भी वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, आप लोग पढ़िए और मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो जिससे कि आपके फ्रेंड भी इसका लाभ उठा सकें। तो आगे देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।